History chapter 1. So we are on this topic, a growing middle class and wages and to privileges. मैं आपको privileges का मीनिंग बता चुकी थी. जो स्पेशल एडवांटेजेस जो जन्म से ही मिलते थे उन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए. ठीक है, वो ख़त्म हुए. तो जैसे कि आप ये कहेंगे कि मैम जो प्रिविलेजेस हैं बाय बर्थ वो कौन से होते हैं. जैसे इन आर सोसाइटी ऑल्सो कि मैंने आपको बताया था ना कि किंग है कोई, तो किंग का बेटा यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा. वो वाला जो सिस्टम कि आप उस कुल में पैदा हो गए, आप उस फैमिली में पैदा हो गए, तो उस फैमिली को जो बेनिफिट मिलते हैं आपको वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. वो ख़त्म होना चाहिए, वो सिस्टम ख़त्म होना चाहिए. ओके, सो पहले हम जो है इसका मीनिंग देखेंगे लाइन टू लाइन. उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी. ठीक है, उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर आप मार्क करेंगे बुक में. ओके, पहले द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. Scarcity means दुर्लभता, कम होना. कि आपने पहले देखा कि जो पीजेंट्स थे या वर्कर्स थे उन्होंने जो है क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. किस लिए? ताकि जो बढ़े हुए टैक्सेस थे या खाने पीने की चीज़ों की कमी थी उनके खिलाफ. ओके भाई, यही कमाते थे, टैक्स भी यही देते थे, उसके बाद भी उन्हें जो है अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीने का मौका नहीं मिल पाता था. ठीक है, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. उसके बावजूद सोसाइटी में उनकी भलाई के लिए उनके अकॉर्डिंग जो है कोई भी प्रोग्राम या पॉलिसीज ऐसी नहीं बनाई जा रही थी जिनसे समाज में या अर्थव्यवस्था में उनके लिए कोई बदलाव आए. ठीक है, दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट. तो इसमें क्या था, एक थर्ड एस्टेट आपका बचा था जो कि कौन सा था, पीजेंट्स का था. हु हैड बिकम प्रॉस्पेरियस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज. तो उसके बाद क्या हुआ, एक थर्ड ग्रुप जो है आपका वो सामने आना शुरू हुआ जो कि प्रॉस्पेरियस यानी रिच भी था एंड साथ ही जो है उनमें एजुकेशन भी बढ़ी, न्यू आइडियाज़ भी जनरेट हुए. एक नया मिडिल क्लास सामने आने लगा था. ठीक है, 3 एस्टेट थे आपके, हमने किया था ना, क्लर्जीज, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स, 3 थे आपके. अब एक मिडिल क्लास सामने आने लगा था जो कि पैसे वाला भी था, साथ साथ कि वो पढ़ा लिखा भी था, न्यू आइडियाज़ भी उसके पास थे. ठीक है, द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade. ओवरसीज ट्रेड मतलब कि जो बाकी देशों के साथ जो संबंध थे, समुद्र को क्रॉस करके बाकी के जो देश थे उनके साथ जो व्यापार किया जाता था. एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वोलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी. कि ये जो आपकी मिडिल क्लास थी इसके पास पैसा कहाँ से आया, वो उन्होंने व्यापार से कमाया. जो ओवरसीज समुद्र को पार करके बाकी देशों के साथ उनके जो संबंध थे उनके साथ, उसके अलावा उन्होंने कौन सी गुड्स बनाई, कौन सी बनाई, वोलन एंड सिल्क टेक्सटाइल जो बनती थी, या तो उनका एक्सपोर्ट किया जाता था. एक्सपोर्ट क्या होता है बेटा, विदेशों में भेजना. कोई भी सामान एक देश जब किसी अदर कंट्री में भेजता है तो वो एक्सपोर्ट होता है. या वो ही सामान जो है आपकी सोसाइटी के जो रिचर मेंबर्स थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो उन्हें खरीद सके. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपका एक ये भी बनता है, व्हाट वाज द सोर्सेज ऑफ वेल्थ ऑफ मिडिल क्लास. व्हाट वाज द सोर्सेज ऑफ वेल्थ ऑफ मिडिल क्लास. कि जो मिडिल क्लास था उसके पास पैसे कमाने का क्या साधन था, वो पैसे कहाँ से कमाते थे. तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका आंसर है कि 18th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास थी वो
वेल्थ कहाँ से कमाती थी? ओवरसी ट्रेड से या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जैसे वूलन, सिल्क, टेक्सटाइल थी उसका एक्सपोर्ट करके, और जो रिचर मेंबर्स थे सोसाइटी के वो उन चीज़ों को खरीदते थे जिससे उनके पास पैसा आता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए 18th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास थी, ठीक है, लुक, ये यहाँ आपको ये चीज बताया गया कि जो 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास थी, इस मिडिल क्लास के पास वेल्थ कहाँ से आया, धन कहाँ से आया, इन्होंने पैसा कहाँ से अर्न करना स्टार्ट किया था। ठीक है, वो चीज़ आपको आपसे पूछी जाएगी कि क्या सोर्सेस थे पैसा कमाने के लिए, कहाँ से पैसा कमाते थे। तो उनके पैसे कमाने का कौन कौन से आइडिया थे? एक था आपका ओवरसीज ट्रेड, विदेशों के साथ जो व्यापार किया जाता था। ठीक है, एक है आपका कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इसमें क्या क्या आती है? इन गुड्स में इसमें आती है आपके वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। ठीक है, इन गुड्स का वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल या जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी, या तो इनका एक्सपोर्ट किया जाता था उससे ये पैसा कमाते थे, या सोसाइटी का जो रिचर सेक्शन था आपका वो इन चीज़ों को परचेज करता था। ठीक है, ठीक है, जिनसे वो पैसा कमाते थे। अब समझ में आया? Your question is, what was the sources of wealth of middle class? कि जो मिडिल क्लास था उसके पास वेल्थ के क्या सोर्सेस थे। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो फर्स्ट की जो लाइन है 1 2 3 4 5, ये जो 5 लाइन है ये इसका आंसर है यहाँ तक, सोसाइटी तक। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाया, नोटबुक में समझाया, ये वही बात है। ओके, नेक्स्ट, इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स कौन? जो चीज़ें बनाते हैं, गुड्स को बनाते हैं, जो सामान बनाते हैं। ओके, द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब देखिए, वो कहते हैं कि आपका जो ये थर्ड एस्टेट था, ठीक है, आपका जो थर्ड एस्टेट था उसमें पहले जो है वो कौन कौन इंक्लूड होते थे? पहले तो आपके जो है या तो मर्चेंट होते थे, ये इंक्लूड होते थे ना, इसमें मर्चेंट होते थे, या आपके मैन्युफैक्चरर्स होते थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें इस थर्ड एस्टेट में कौन कौन शामिल हो गया था? इसमें लॉयर्स इंक्लूड हो गए थे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ठीक है, देखिए इन द बुक इट्स हियर कि इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस। अब उसमें क्या शामिल हो गया था? लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन चैट मी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ये ऑल ऑफ दीज के लिए किन के लिए बात की गई है? मिडिल क्लास के लिए। ऑल ऑफ दीज का क्या मतलब है यहाँ पे? मिडिल क्लास were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. अब ये जो थर्ड एस्टेट आई थी मिडिल क्लास की, वो पढ़ी लिखी थी। ठीक है, वो ये मानती थी कि सोसाइटी में, समाज में कोई भी ऐसा समूह नहीं होगा जिन्हें जन्म से मिलने वाले फायदे मिले,
यानी वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए। जो प्रिविलेजेस हैं आपके, जो आपको फ़ायदे मिलते हैं बाय बर्थ, जन्म के साथ, वो अब खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है। रादर अ पर्सन्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। अब वो क्या कहते थे कि समाज में किसी भी इंसान की पोजीशन, यानी उसकी क्या पोजीशन होगी, ये कैसे डिसाइड होगा? इट डिसाइडेड बाय इट्स मेरिट, उसके गुणों के आधार पे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप इसके क्या कहते हैं, आपके सलमान खान का मान लीजिए सलमान खान की शादी हो जाती है, शाहरुख खान है, तो उनका बेटा जो है वही नेक्स्ट किंग बनेगा बॉलीवुड का, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो भी टैलेंटेड पर्सन है, आप में से कोई हो सकता है, वो कोई भी टैलेंटेड जो बंदा है वो आगे जाएगा और वो आगे जाके किंग ऑफ बॉलीवुड बन सकता है। ठीक है। यानी आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए, आप में वो गुण होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सोसाइटी में पोजीशन डिसाइड होगी। ऐसा नहीं है कि अंबानी का बेटा है तो वही देश को आगे चलाएगा, या मोदी की, अगर मोदी की संतान होती तो वही देश चलाएगी, वो चीज़ नहीं। ठीक है। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all। ध्यान से देखिएगा बच्चा, अब वो कहते थे कि समाज कैसा बनेगा? समाज ऐसा होगा जिसमें आज़ादी, इक्वल लॉज, यानी जो भी कानून होंगे वो सबके लिए एक जैसे होंगे, एंड अपॉर्चुनिटीज, मौके सभी को मिलेंगे। ठीक है। इक्वल, समाज समान होगा, कोई छोटा बड़ा भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? ओके। were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। ये यहाँ पे 2 फिलोसफर्स का नाम आया है। अब आप कहेंगे फिलोसफर्स क्या होते हैं? फिलॉसफी जो होती है बच्चा, इट्स अ थॉट्स ऑफ आइडियाज़, या जो व्यूज़ आपके होते हैं, जो आपकी सोच होती है, जो आप समझते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो यहाँ पे 2 फिलोसफर्स के नेम आए हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा जा सकता है। इन हिज 2 treatises of government, ठीक है, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarchy। यहाँ पे जो आपके जॉन लॉके हैं, उन्होंने ये कहा कि जो आपके मोनार्क होता है, मोनार्क किसको कहते हैं? किंग को कहते हैं। ठीक है, राजा को कहते हैं। तो उनका जो एक अकेले का कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाना चाहिए, वो नहीं मिलना चाहिए अब। ठीक है, उन्हें वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद है रोशो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब रोशो ये कहते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, वो कैसे बनेगी? बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि जैसे कि इंडिया में है ना, इंडिया में क्या है कि जो सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हैं, जो आगे जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना। सेम वैसे ही यहाँ पे जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजेंगे, वही आगे जाके गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे ये बुक का नेम आएगा नेक्स्ट आपका, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये बुक का नेम है, यहाँ पे नेम है आपका मॉन्टेस्क्यू। प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है बच्चा कि द स्पिरिट ऑफ लॉ में जो बुक है, कौन से वाली बुक? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस बुक में क्या कहा गया कि जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल होंगे। एक होगा लेजिस्लेटिव, नेक्स्ट इज योर एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट जुडिशरी। ठीक है। तो आप यहाँ पे बात आती है कि ये जो गवर्नमेंट की 3 फॉर्म्स यहाँ पे जो शो की गई हैं, ये एक्चुअल में हैं क्या?
ठीक है, इनके क्या काम होते हैं। देखिए बच्चा, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है ये मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जो आपका लेजिस्लेचर होता है, इसका काम होता है मेकिंग लॉज, कानून बनाना। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, इसका काम होता है इम्प्लीमेंट ऑफ लॉज, कि जो कानून बनते हैं उन्हें लागू करना देश में। एंड जुडिशरी तो आप सभी को पता है कि ये सभी लोगों को जस्टिस दिलवाने का काम करती हैं। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये बोला गया कि गवर्नमेंट जो है उनके ये 3 पार्ट्स होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग काम किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी मोनार्क जो है उसके पास अकेले के पास पावर नहीं होनी चाहिए।